वैसे वैसे एक बात तो है कि याद रखें, एक महीना सर ऐसा होता है जिसमें आपको अपने रूह की जो है सफाई करके उसको राहे रास्त पर लाना होता है। तो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करें। और उसमें जो एक हम सब बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये देखो, पता है ये इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब इंसान को भूखा रखा जाए तो उसके अंदर से एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए, और फिर उसके तो जिस्म में जब उसकी जो फैट्स हैं, बॉडी उनको खाना शुरू करे तो एक तो बीमारियां वैसे ही जाती हैं। सही है। एक में रिसर्च पढ़ रहा था कि मुसलमानों में माशाल्लाह सबसे कम रेशियो है क्रॉनिक डिजीजेस का। सही है। वजह यही है कि एक और मेरे एक दोस्त हैं, उनके अबू सऊदी में होते हैं, उनके जो बॉस हैं वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो कहते हैं कि यार वो हर साल रमजान में रोजे रखते हैं। तो बोला भाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है रोजे रखता हूँ क्योंकि एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है। बोला मैं जब रमजान से पहले अपने टेस्ट करवाता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर एक्सेट्रा तमाम, और पूरा एक महीना रोजा रखने के बाद वापस टेस्ट कराता हूँ, और मुझे मतलब सारी रिपोर्ट इम्प्रूव हो चुकी होती है। सही है सर। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कम खाने की हम सबकी क्या हो, जितना ज्यादा पेट भरा हुआ होता है ना उतना आपका गुनाह की तरफ गिर जाता है। एनर्जी होती है तो आप कहते हैं कि भैया आपने कहा पेट अगर कम होगा तो नफ्स कंट्रोल में रहेगा। तो हम सब के लिए क्या जरूरी है सर, हम अफ्तारी में हाथ हल्का रखें। आ जाए सर। अब हमने कहा IS-41 ऑब्जेक्टिव, सर इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर खामोशी, बहुत इंटरेस्टिंग IS है। इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर थोड़ी देर हमने कहा गुफ्तगू करेंगे। सर इस IS के आने की जरूरत क्यों पेश आई, अब सुनना भाई। ये अप्लाई होता है लिविंग एनिमल और प्लांट्स, लिविंग एनिमल और, आपने कहा भाई जैसे एक बिजनेस में एनिमल होता है, मतलब एसिड होता है, उस एसिड को आप रख देते हैं, पीपी के तौर पे कोई एसिड बना देते हैं। इसी तरीके से एक बिजनेस की इन्वेंट्री होती है। इसको यहाँ पर भी आप जो फ्रूट उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं? क्यों उगा रहे हैं? आपने कहा बेचने के लिए ना। तो आपने कहा इन्वेंट्री काफी था, IS-16 काफी था, क्या जरूरत पेश आई कि IS-41 को इंट्रोड्यूस कराया गया? ऐसी क्या जरूरत हो गई? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? भैंस की लाइफ होती है 8-10 साल, अगर हम मैक्सिमम भी जाए, वैसे होती है 4-5-6 साल की। हाँ, उनकी इनकम भाई, ये अकाउंटिंग को टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। बोलते भाई टैक्स के लिए तुम्हारे मुल्क का अपना है। सर हमने कहा बाकी जो इन्वेंट्री या बाकी जो एसेट है ना, एक कंपनी ने मशीन ली ना, तो मशीन बड़े 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 बड़ी नहीं हो जाएगी। किसी और ने ये मार्कर खरीदे, मार्कर बड़े बड़े से जंबो साइज नहीं हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि सर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो नेचुरली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। अब इसका पर्पस समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई। एक कंपनी ने एक बाग लगाया, मत सोचा बाग बाग लगाएंगे सब कुछ करेंगे। उन्होंने सीड्स खरीदे, हाई क्वालिटी के सीड्स खरीदे, कितने के? 10 मिलियन के। अब हमने कहा, उन्होंने कहा भाई ये 5 सालों में हो जाएंगे तैयार, और 5 सालों में 100 मिलियन के हो जाएंगे। अब मसला ये था कि यार 10 मिलियन की चीज है, ह्यूमन एलिमेंट इसमें बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, नेचुरली ग्रो हो रही है, और ग्रो हो के कितनी हो गई सर? 100 मिलियन की। अब अगर 5 सालों के बाद उन्होंने 10 मिलियन के सीड से जो बाग बनाया था, उसका आउटपुट वो 5 सालों के बाद 100 मिलियन का बेचे, तो 90 मिलियन का क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। और किस साल आएगा? 5वें साल में आएगा, है ना सर? जब के देखा जाए तो ये हर साल थोड़े बहुत गिरे हुए होंगे, है ना सर? तो हमने कहा
कि सर आईएएस इसीलिए आया, आईएएस ने कहा ये जो 90 मिलियन का गेन है ना, इस किस्म की इन्वेंट्री में एक साथ आ जाएगा, और एक साथ अगर आ गया तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। ट्रू एंड फेयर व्यू का तकाजा क्या है कि गेन हर साल रिकॉग्नाइज होता रहे। तो इसीलिए जरूरत पेश आई कि वो एसेट्स, वो इन्वेंट्री जो ओवर द पीरियड ग्रो होती हो नेचुरली, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड लाया जाए। और वो अलग स्टैंडर्ड कौन सा है? आईएस 41। आईएस 41 ने आकर के कहा कि अब जहां जहां बायोलॉजिकल एसेट्स, लिविंग एनिमल और प्लांट्स की बात आएगी, आपकी निगाहें किधर जाएंगी? आईएस 41 की तरफ, क्योंकि इसके जो एसेट हैं वो नेचुरली क्या होते रहेंगे? ग्रो होते रहेंगे। आर बी क्लियर सर? सिर्फ ये इसका अभी तक क्या था? ऑब्जेक्टिव था। आए सर अब हम पढ़ेंगे इसके स्कोप की तरफ जाएंगे। एक मिनट देना मुझे। आईएस 41 का स्कोप पेज नंबर 2। चले सर पढ़ते हैं स्कोप में हमसे क्या कहा जा रहा है। ये कह रहा है स्कोप के अंदर, विद इन स्कोप और एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप। सर इसका स्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? स्कोप के अंदर तीन चीजें हैं: बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आगे की लाइन को अंडरलाइन करो, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शामिल तो है, लेकिन कब तक शामिल है? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के पॉइंट तक शामिल हैं। और गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल, हुकूमत ने अगर कोई ग्रांट दी है जो बायोलॉजिकल एसिड के जिसमें है, वो गवर्नमेंट ने आपको भेजी भैंस। अब वो भैंस आईएस 41 के स्कोप से बाहर है। गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट मतलब भैंस दी थी। यूजुअली गवर्नमेंट भैंस नहीं देती, पैसे देती है। गवर्नमेंट पैसे देती है कि भैंस ले लो, सही है सर। तब हमने कहा वो जो पैसे आपको मिले वो इसके स्कोप से आउट हो गए। तब हमने कहा सर क्या कह रहा है? अच्छा वो इसके स्कोप में आ गई। गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको याद होगा आईएस 20 में हम पढ़ते थे, इसको कवर नहीं करता। क्या चीजें बाहर हुई है? लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्ड बाय आईएस 16 एंड आईएस 40। intangible assets related to agricultural activity covered by IS 30। एक इंटेंजिबल, ऐसा आपको लाइसेंस मिल गया ना अगर कि पंजाब के अंदर आप ही दूध का कारोबार कर सकते हैं, तो हमने कहा वो लाइसेंस जो है वो IS 38 के हिसाब से लाइसेंस के तौर पर। सर आगे आता हूं। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तूने एक्सक्लूजन के अंदर, इसने कहा वो जमीन जिसके ऊपर तुम खेती बाड़ी करते हो, जमीन स्कोप से बाहर है। याद रखिएगा सर, ये वो स्टैंडर्ड है, ये वो स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर पिछली मर्तबा आप लोगों ने FAR 1 में दिए ना MCQ, पिछली मर्तबा FAR 2 में इसके ऊपर 8 नंबर के ट्रू फॉल्स आए। इसी स्टैंडर्ड के ऊपर इसका जो सवाल आया ना, वो 8 नंबर के ट्रू फॉल्स की सूरत में है कि आप बताएं ट्रू क्यों है, आप बताएं फॉल्स क्यों है। बाकी FAR 2 के पेपर में कोई MCQ नहीं थे। इसका मतलब इसके कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि जिसके कॉन्सेप्ट बच्चे के पक्के थे उसने MCQ में से 8 में से 8 नहीं तो मसला है। इसने कहा भाई जो जमीन है ना, लैंड जिसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो, खेती बाड़ी, वो लैंड IS 16 में जाएगी। IS 16 बताएगा या कौन बताएगा? और IS
40 IS 40 क्या होता है? कॉस्टमेंट। मैंने जमीन ली हुई थी, किसी और को किराए पर दे दी, अब मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सही है सर। अब आपने कहा सुनिएगा सर, क्रॉप उग रही है। सही है सर, ये क्या हो रही है? क्रॉप। अब ये आ रही है किसमें? लेकिन हमने कहा लैंड क्या हो गई? IS RV क्लियर सर। इसने कहा इसने लैंड को बाहर कर दिया। सही है सर। दूसरा इसने कहा लाइसेंस भी बाहर। अब आए सर, अब मैं आपको एक विजुअल चीज इसकी हम बनाएंगे कि भाई क्या चीज स्कोप में आएगी, क्या चीज स्कोप में नहीं आएगी। आपने लगाया एक पौधा। सही है सर, क्या लगाया? प्लांट। क्या लगाया? प्लांट। और आपने कहा सर वो प्लांट था आम का, है ना सर? आपने कहा आम, मैं चाहता हूं कि आम के दरख्त हो मेरे, और फिर जो है मैं लोगों को आम खिलाऊं और फिर बेचूं भी। तो अब आपने कहा सर प्लांट लगाया, बड़े गौर से सुनना, और ओवर द पीरियड ऑफ 3 years आपने कहा वो प्लांट बन गया ट्री। क्या बन गया? ट्री। सबकी तवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब वो ट्री बन गया तो उसके ऊपर आने लगे मैंगोज। क्या आने लगे? अब सुनना सर, सबकी तवज्जो इधर। सर जब तक वो प्लांट से बन रहा था ट्री, वो था बायोलॉजिकल एसिड। वो क्या था? बायोलॉजिकल एसिड था। बायोलॉजिकल एसिड है तो इसका मतलब है किसके अंदर कवर है? IS 41 में कवर्ड है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जारी था, प्लांट से क्या बन रहा था? ट्री। 41 अप्लाई हो रहा था। हर साल आप उस प्लांट की फेयर वैल्यू लेते, 41 के हिसाब से अकाउंटिंग करते। जिस दिन वो बन गया दरख्त, क्या बन गया? अब आपने कहा ये दरख्त बन चुका है। अब प्लांट अगर दरख्त बन जाए तो हमने उसके अंदर मजीद ग्रोथ। आपने कभी ऐसा दरख्त नहीं देखा होगा जो आसमान तक जा रहा है। नहीं सर, हमने कहा दरख्त की एक लिमिट होती है, उसके ऊपर आके दरख्त क्या होता है सर? रुक जाता है। ऐसा ही है सर। अब आपने कहा आपने कभी भी ऐसा कोई दरख्त, अब सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। ट्री बन गया। अब आपने कहा ट्री जब वो बना है तो IS 16 ने कहा कि अब ये हमारा हुआ और हम इसको कहेंगे बेयरर। IS 16 हो जाएगा ये। सर बेयरर प्लांट क्या होता है? सुनना, लॉजिक सुनना। IS 16 ने कहा दरख्त जो है ना, वो एक तरह से एक मशीन है। वो क्या है? क्या उसके अंदर मजीद कोई ग्रोथ नहीं है और वो प्रोडक्ट निकाल के देगा? उसके अंदर मजीद कोई ग्रोथ, वो प्रोडक्ट। तो अगर प्लांट है, बायोलॉजिकल एसिड है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, IS 40 में डील कर रहा है। जिस दिन दरख्त बना, बेयरर प्लांट बना, हम एंट्री बनाएंगे बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट और PPE डेबिट। वो बन गया IS 16। इसको डिफाइन किया गया बेयरर प्लांट। अब हमने कहा मैंगोज आ रहे हैं, दरख्त पे आ रहे हैं आम। हमने कहा ये IS 41 पे अप्लाई होगा। इसको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जब ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होगा? आम। लेकिन इसको अगर आप देखें, इसकी डेफिनेशन में बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? पढ़ते हैं सर, क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड डेफिनेशंस पे आए। फिर ये विद इन स्कोप में कह रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ, इसको मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। इसको मैंने क्या किया था? अंडरलाइन। अब सुनना प्लीज, सब बड़े गौर से सुनेंगे सब।
मैंगोज थे, हमने कहा ये मैंगोज जब पहली दफा उगे, पहली दफा दुनिया में इनका वजूद हुआ, तो ये IS-41 के हिसाब से डील हो गए। भाई देखो ना, सुनो मेरी बात, नॉर्मल तुम इन्वेंट्री खरीदते हो, वो खरीदनी पड़ती है ना, ये इन्वेंट्री तुमने खरीदी नहीं है, ये नेचुरली उगी है, ये नेचुरली प्रोड्यूस हुई है। अब यहाँ पर कहा गया, ये लफ्जी मीनिंग बताऊंगा फिर प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊंगा। लफ्जी मीनिंग के एतबार से इसने कहा कि जब तक दरख्त पे फ्रूट लगा हुआ है वो IS-41 है। तुमने एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का मतलब ये है कि जब तक दरख्त के साथ अटैच है, जब तुमने उसको डिटैच कर लिया तो अब वो IS-2 में चला गया, अब वो IS-2 में चला गया। तो सर सुनिएगा, अब बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपने कहा दरख्त पे आया आम, सही है, एंट्री बनाऊंगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट, और फ्री का पड़ा ना तुम्हें तो आम, तो चीज तो हो गई ना वो। आपने कहा फ्री का आम पड़ा है, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, आम आपको किसका पड़ा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट फेयर वैल्यू गेन। आपने कहा एक आम आया था, सपोज करो कितने का है, 20 रुपए का। जैसे ही दरख्त पे आम होगा, अकाउंटेंट ने कहा रुको जरा सबर करो, वो गया अपनी बुक्स में ये एंट्री बना के आ गया, उसने कहा अब तोड़ दो। अब उसने जब तोड़ने की बात की तो क्या एंट्री बनेगी, इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब सुनना, ये आइए यही समझा रहे हैं, प्लांट था, ग्रो हो रहा है, जब तक ट्री नहीं बनता बायोलॉजिकल, जिस दिन ट्री बन गया उस दिन तुम्हारा क्या बन गया, बेयरर प्लांट। अब बेयरर प्लांट ये एक मशीन है जो कि प्रोडक्ट बना बनाकर देगी। प्रोडक्ट बन रहा है, मैंगो आ रहा है ट्री पे, जब मैंगो ट्री पे आ रहा है तुमने एंट्री बनानी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट फेयर वैल्यू गेन, और फिर जब तुम उसको दरख्त से तोड़ लोगे तब आपने कहा कि वो बन जाएगा इन्वेंट्री। अब आपने कहा इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, IS-2। आर वी क्लियर सर? तो आई अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस की, दो, एक बायोलॉजिकल एसिड, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां तक किसी का कोई सवाल? तभी तो उसको IS-2 में डाल रहे हैं, उसको IS-16 में नहीं डाल सकते। जब तक, सर एक बच्चे का सवाल है कि आम को कच्चा तोड़ना है पका के तोड़ना है, सही है, इसका सवाल है कि आम को कच्चा तोड़ना है या कच्चा आम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या पका हुआ आम है। जब तक दरख्त पे है किसी भी फॉर्म में हो वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। दरख्त से तोड़ लिया, अब ये बन गई इन्वेंट्री। हवा हवा से गिर गया तो भी सर क्या बन गई, इन्वेंट्री। अब मुझे एक बात बता सर, आए ये एक सुने सुने एक और सवाल आया है, आम दरख्त पे लगा हुआ है, पक गया, मैं तोड़ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ तुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रखूंगा, तुझे इन्वेंट्री बनने नहीं दूंगा। तो सर हमने कहा देखें IS बात करता है कॉमन सेंस की, कि भाई अगर आम पक गया है तो तुम क्यों नहीं तोड़ रहे। भाई आम पक गया, IS कहता है नॉर्मल आदमी जिसका बाग है वो आम पकने से पहले तोड़ लेगा, थोड़ा सा पागल होगा आम के पकने का इंतजार करेगा, और हमने कहा ये पूरा पागल होगा वो बोलेगा नहीं ये सड़ेगा, दरख्त पे रह रहे फिर करूंगा। तो वो नॉर्मल आदमी की बात करता है कि जब तक दरख्त पे है, आपने कहा कि उसको आपने क्या करना है, एग्रीकल्चर। अब तुम जैसे ही उसको तोड़ोगे वो क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री। हाँ, बस पे आता हूं।
वो एज ए सेल भी वो हो जाएंगे अपने बायोलॉजिकल जैसे भी रहेंगे। सही है सर जी। भाई गिर के खराब हुआ तो आपने कहा इन्वेंट्री बनेगा और इन्वेंट्री बन के वो एनआरबी पे बिकेगा, लोग खरीदेंगे कि अब इंसान ने इसको मेरा पकड़ा खाएगा। सही है सर। और वही सवाल खत्म, सवालात खत्म ऑनलाइन वाले बच्चों। सर एक बच्चा कह रहा है कि अगर अगर जो है लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो तो बाहर है। सही है सर। हाँ सर देखे ना, लैंड बाहर है लेकिन अगर उस जमीन के ऊपर सब्जा उग रहा है, उस जमीन के ऊपर कोई इन्वेंट्री उग रही है तो हमने कहा वो क्या है, एग्रीकल्चर। जब तक जब तक हमने कहा जमीन है वो IS 16 डील कर रहा है, उसके ऊपर जो क्रॉप उगी हुई है जमीन के साथ अटैच्ड है वो IS 41 है। जैसे ही आपने डिटैच कर दी वो क्या बन गई, IS। सर किसकी, बेरल प्लांट की। यस सर देखिए, जब तक प्लांट बन रहा है डेप्रिसिएशन नहीं होगी, जब ट्री बन गया ना तो फिर डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन आपको एक बात पता है कि सर दरख्त जो होता है ना, जब तक इंसान उसको छेड़खानी नहीं करे वो 100-200 साल तक तो खींच जाते हैं ना सर। तो हमने कहा कि सर वो, और अगर दरख्त को सही सही करो ना तो सर दरख्त आपको फल भी देता रहता है। सही है सर। प्रोडक्शन कम होती है ज्यादा होती है। तो सर बेरल प्लांट की डेप्रिसिएशन के बारे में IS 41 ने कुछ भी नहीं कहा। सही है सर। डेप्रिसिएशन के बारे में IS ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अगर किसी सवाल में हमें मिल गई डेप्रिसिएशन तो आप करेंगे, तो नॉट सवाल वो एक्सपेंस होगा, PNL में जाएंगे। सर एक बच्चा कह रहा है, सुनिएगा, एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है फ्री में क्यों लिया, मतलब ये आप फ्री क्यों कह रहे हैं, 10 मिलियन तो लगे। बेटा वो 10 मिलियन एसिड के लगे, वो 10 मिलियन सीड्स पे लगे, वो किस पे लगे, एसिड पे लगे हैं। ट्री के ऊपर तुम्हारी 10 मिलियन की सीड्स लगी थी, हमने कहा फ्रूट के ऊपर नहीं लगी, तो कुर्बानी के लिए जानवर लेने गए। गाय वाले ने कहा कि ये बच्चियां बहुत ज्यादा शरीफ है, गरीब, क्या बोलते हैं, गरीब बच्चे है। सही है। आप आए और आपने कहा अल्लाह करना, ये हुआ तुमने सिर्फ बच्चिया के पैसे दिए और उसने आकर बच्चा दे दिया, मोहल्ले में आके उसने बच्चा आपको फ्री में मिला। सर ये आपने कहा फ्री, तो हमने कहा भाई आपने सीड्स लगाए थे दरख्त बनाने के लिए, अब दरख्त बन गया उसके ऊपर फ्रूट, अब फ्रूट इफेक्टिवली आपको क्या पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ते हैं। क्या हम क्लियर हैं? सर एक बच्चा कह रहा है फायदा क्या हुआ, एक बच्चे ने कहा सर फायदा क्या हुआ, सुनिएगा ये बड़ा प्रैक्टिकल बच्चा है। इसने कहा ये डेबिट हो रहा है और यही क्रेडिट भी हो रहा है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं होता। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहता है एम आई जोक टू यू, डेबिट भी करते हैं और 5 मिनट बाद। तो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ में जो डेयरी फॉर्म्स है ना, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रैक्टिकल लाइफ में, किसकी बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉर्ड ही नहीं करते। वो बोलते हैं सीधी सीधी इक्विटी बनाते हैं, इन्वेंट्री डेबिट फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या करना है, अल्टीमेटली खत्म हो जाना है। लेकिन याद रखना थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। एग्जाम्पल FFR की मेरी क्लास चल रही होती है, अक्सर 9:30-10 बजे भी जाती है। सही है। और अगर 9:45 बजे फिजिकल भी, कम बच्चा फिजिकल दे रहा है बाकी सब ऑनलाइन, लेकिन जो फिजिकल वाला बच्चा होता है वो कभी कभी सवाल भी पूछता है। अब बच्चा आ जाता है सवाल करने 9:45 बजे, तो राशिद भाई को आप सब जानते होंगे कि में राशिद भाई है, सही है, जो देख रहे होते क्या, राशिद भाई आते और मुझे कहते हैं सर ये आपसे बच्चा इतने सवाल क्यों कर रहा होता है, वो भी छुट्टी के टाइम पे, इतना कोई वो ये यकीनन कोई बेकार बच्चा होगा, नहीं तो सर इंटर मैंने भी किया हुआ है। सही है सर, कोई इतने सवाल थोड़ी होते हैं। सही है सर। तो सर वो राशिद भाई जो है
वो जो राशिद भाई ने, हमने कहा वो सिर्फ उनको सीए के बारे में थ्योरेटिकली पता है कि क्लासें होती हैं, बच्चे आते हैं और पढ़ के, उनको इसकी गहराई के बारे में नहीं पता, तो वो ये बातें करते हैं। आपको अभी जब तक आप स्टूडेंट हैं, आपको आईएएस के बारे में थ्योरेटिकली पता है, आपको थ्योरेटिकली पता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिकॉर्ड करना है, फिर इसको खत्म करना है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ वाला सेंस अप्लाई, जब बड़े हो जाओगे तुम सारे प्रैक्टिकल काम करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि ख्वाब था जो कुछ के देखा और जो सुना अफसाना था। जो कुछ आप पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसी की धज्जियां उड़ाएंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन थ्योरी के लिए क्या है सर, जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरी में आप पढ़ेंगे, अभी इंशाल्लाह जाएंगे, आपको लगेगा ऑडिटर तो कोई वो सिंघम है, सही है, सारे कंट्रोल उसके पास है, ऑडिटर चाहे तो ये कर सके वो कर सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी ऑडिटर को बोलती है तुझ में इतनी हिम्मत है तो हमारी रिपोर्ट पर लिख के हम छोड़े, चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो लिखें, और ऑडिटर कहता है नहीं सर ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों सर, थ्योरी में तो आप कहते हैं ऑडिटर क्या करेगा, कंपनी के ऊपर लिख देगा छोड़े, ये है वो है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। थ्योरी में आप पढ़ते हैं, कंपनी कंपनी जो है थ्योरी के अंदर आप पढ़ते हैं, जब जब ट्रांजैक्शन होती है तब तब रिकॉर्ड कर रही होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में 2-2 महीने बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। सही है सर, तो थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली एंट्री बनाते हैं, इन्वेंटरी डेबिट फेयर वैल्यू गेन, पेपर में एंट्रीज आ जाए, पहले ये बनाओगे फिर ये बनाओगे। क्या हम क्लियर हैं? तो हमने कहा ट्री किस पे आए, आईएस 16 में, बेयरर प्लांट है, लैंड आईएस प्लांट जब तक ग्रो हो रहा है किसमें आ रहा है, हमने कहा आईएस 40, ग्रोथ रुक गई, ट्री बन गया खत्म। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब तक दरख्त पे है, क्या है सर, और हमने कहा जैसे ही दरख्त से उतारा आईएस, जानवर खरीदा है अभी आपने, जानवर अभी आपने, अब एक आखिरी सवाल, इसके बाद छोटा सा एक ब्रेक होगा सर। जानवर नहीं, फौरन से रजिस्टर्ड बंद, सर नहीं, आज आईएएस 10 का भी थोड़ा सा देना चाहिए, नमाज के बाद उन लोगों को मैं रोकूंगा जिनको ऑडिट पर, बाकी जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, क्योंकि सर साजिद ने कहा इनको थोड़ा सा आईएएस 10 का बेसिक दे देना। अब इधर देख लो, इधर देख लो भाई, हमने कहा सर आपने लिया भैंस का बच्चा, आपकी नीयत ये थी ये बड़ा होगा और फिर दूध देगा, सही है सर। अब सुनना, अब सुनना खामोशी, एक आखिरी सवाल है, इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सर हमने कहा भैंस का बच्चा था, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और हमने कहा भैंस बन गया, क्या बन गया, सही है, अब वो बन चुका है भैंस। अब उसने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद है दूध देना, सही है सर। अब सुनना कि सर वो जो भैंस है जो सिर्फ दूध दे रही है, क्या वो बेयरर प्लांट होगी, नहीं सर, बेयरर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एनिमल के लिए। तो भैंस बचपन से लेकर दूध देने की उम्र तक और उसके बाद भी हमेशा आईएएस 41 में ही फॉल करेगी। सर ये तो हमने पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ लिए। अब हम जो अगला काम करेंगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन उन डेफिनेशंस पे आने से पहले हम आपको ब्रेक देंगे, कितनी देर का, 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक है, फ्रेश होके आओ, फिर नमाज के बाद आईएएस 10 करेंगे आज, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक है, नमाज से पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली। नादिर अली का सवाल है जो हम बाद में जवाब देंगे, नादिर अभी नहीं देंगे, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे। नादिर अली वो नहीं पेपर पका हुआ था, अच्छा बच्चा है, नहीं बाद में ही देंगे ना सर।
हाँ, ये तो फैक्ट है कि देखता है। पाकिस्तान पाकिस्तान में आपको लगता है कि सर ये तो कोई भी सही काम करता होगा? पाकिस्तान के सर इंडिया में सब जगह यही होता है, फिर भी देखें आप देखते हैं ना। चले सर, अब आएंगे और हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड से डेफिनेशंस, फिर एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो आए सर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। सर ये दुनिया फानी है, ये देखिए इनके जज्बात, ये दुनिया फानी है। सही बात है सर, वैसे दुनिया तो फानी है नहीं। आए सर आए, अब डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। हमने कहा डेफिनेशंस वाले कॉलम पे आ जाते हैं। और सर ये हमसे डेफिनेशंस के अंदर क्या कह रहा है, हमने कहा ये भी देखेंगे। सही है सर, आए सर। डेफिनेशंस में कह रहा है एग्री एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट क्या होती है इस बिजनेस में? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट व्हेन द आइटम्स ट्रेडेड आर होमोजीनियस, मतलब एक जैसे। विलिंग बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉर्मली बी फाउंड एट एनी एंड प्राइसेस आर अवेलेबल टू दी पब्लिक। तो सर मुझे बताएं, ये बेसिकली इस किस्म की चीज आपने पहले कहीं पढ़ी हुई इकोनॉमिक्स में? ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? परफेक्ट कंपटीशन के। भूल गए इकोनॉमिक्स, है ना सर? कितने लोग का इकोनॉमिक्स पास है? तो सर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं पड़ी इस किस्म की बातें। तो हमने कहा एक्टिव मार्केट होती है जहां पर यूं सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चरल? हमने कहा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन of biological acid for sale into agricultural produce or another biological acid। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देंगे सर, रुके जरा सबर करिए। हमने कहा सर आए बायोलॉजिकल एसिड के ऊपर हम कर रहे हैं किस चीज की? हमने कहा अब ये बता रहा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। पहली चीज क्या थी? फॉर सेल। दूसरी चीज थी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और तीसरी चीज क्या थी? हमने कहा तीसरी चीज थी एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। अब सर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनना है भाई। आपने कहा ये हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, इसने कहा आप बायोलॉजिकल एसिड्स को मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करने के पीछे 3 मकासद हैं। आप उसी एसिड को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। आपने इस दफा मंडी गए और आपने कहा कि सर मंडी से छोटा जानवर भी मैंने दे दिया, बिल्कुल बच्चा, और मैंने कहा अगले साल इसको बेच, इसको अगले साल पालूंगा और पाल कर। अब आप जानवर को पाल रहे हैं और क्यों पाल रहे हैं कि पाल कर अल्टीमेटली आपने बेच देना है फॉर सेल। आप ले आए भैंस, और क्यों लाए? आपने कहा दूध के लिए।
अब आपने कहा मेरे मोहल्ले में दूध की दुकान नहीं है, मैं क्या करूंगा सर, मैंने जो है 4 भैंसे लाया हूँ और दूध की दुकान खोलूंगा। अब आप भैंसों को आप रख रहे हैं, बायोलॉजिकल एसिड को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं सर? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। आखिरी चीज एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड। अब आप यही काम कर रहे हैं क्योंकि दिल पसंद वाले और कौन बाकी लोग करते हैं, इनके पास सर कुछ अच्छी ब्रीड के, कुछ अच्छी नस्ल के जानवर हैं और ये वो जानवर बेचने के लिए नहीं होते। वो कहते हैं यार उन जानवरों से हम नए जानवर पैदा करवाएंगे और फिर उनको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड। सही है सर। अब जैसे दिल पसंद वाले कभी आप इनके पास जाए तो ये कहेंगे कि यार कुछ जानवर बेचने के लिए, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए है, बाकी जानवर किसके लिए? तो अब आपने कहा ये क्या होते हैं, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। आपने गाय दी, लेकिन आपने कहा वो गाय इसलिए नहीं दी कि मैं उसको खुद जो है बेच दूं किसी को। बोला वो गाय इसलिए है कि वो अच्छी नस्ल की गाय है, मैं चाहूंगा कि इसके बच्चे हों और वो महंगे में बिके। सही है सर। तो ये होता है एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आपके पर्पसेस 3 हो। पहला सेल एग्रीकल्चर कि उसका फ्रूट, और आपने का एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। सर हर चीज प्लांट पे तो नहीं होगी ना अप्लाई, प्लांट पे यूजुअली एडिशनल वाली चीज अप्लाई नहीं होती है, लेकिन ये दोनों सही है सर। नर्सरीज में प्लांट बिक जाते हैं एक पर्टिकुलर उसमें आके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। याद रखें सर, जब यहाँ पर बायोलॉजिकल एसिड की बात करेंगे तो उसमें हमारा मकसद, हमारे ध्यान में क्या क्या चीजें होंगी? हमने कहा एनिमल्स भी होंगे और प्लांट भी होंगे। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें सर आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाएं आगे। चले सर, फिर हमने कहा बायोलॉजिकल एसिड क्या है? अ लिविंग एनिमल और प्लांट, एक जीता जागता जानवर या पौधा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड्स। फिर हमने कहा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, degeneration, production and procreation that cause an increase in the value or quantity of biological acid। मतलब चाहे पौधा हो चाहे भैंस हो, हमने कहा कि सर वो ग्रो हो रहा है, तो आपने कहा इसकी क्या हो रही है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सही है सर। हमने कहा कि सर दरख्त पे अगर फ्रूट भी आ रहे होते हैं तो ये भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। हमने कहा भैंस का बच्चा पैदा हो रहा है तो ये भी क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने कहा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर उस प्रोसेस को कहेंगे जिससे बायोलॉजिकल एसिड के अंदर इजाफा हो। फिर कहते हैं हार्वेस्ट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग प्रोड्यूस फ्रॉम और सीजेशन ऑफ इट्स लाइफ। जब आपने कहा बायोलॉजिकल एसिड को मैं डिटैच कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? हार्वेस्ट। याद रखें कहां तक अप्लाई होगा सर ये? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। आर वी क्लियर? अब आते हैं सर बेयरर प्लांट। बेयरर प्लांट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो कह दिया दरख्त,
बेयरर प्लांट के बारे में याद रखें, याद रखें कि बेयरर प्लांट जो है सर, दरख्त हमने समझाने के लिए क्या इसमें कहा है कि मजीद जिसमें ग्रोथ पॉसिबल ना हो। लेकिन सर बेयरर प्लांट के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज अ लिविंग प्लांट, एनिमल कभी भी बेयरर नहीं हो सकता। तो अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ जाए कि काफ सही है या काफ में, हमने कहा बफेलो इज अ बेयरर प्लांट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, एनिमल कभी भी बेयरर नहीं हो सकता। फिर कह रहा है बेयरर प्लांट क्या है, हमने कहा इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हमने कहा ये वो है प्लांट होगा जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा होगा। इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, हैज अ रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग एक्सेप्ट स्क्रैप सेल्स। आखिरी पॉइंट एक दफा फिर से पढ़ो, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। आखिरी पॉइंट को एक दफा फिर से पढ़ो। पढ़ लिया? चलिए सर, अब मेरा एक सवाल है और वो मासूमाना सवाल है। सर हमारी कंपनी ने अपने जंगल बनाए हुए हैं, सही है, और उसके अंदर दरख्त है, और हमने कहा उस दरख्त से पर्पस यही है कि सर दरख्त ग्रो करें, उनकी लकड़ी को बेचें। अब मुझे बताएं वो दरख्त जिनका हमारा पर्पस क्या है, लकड़ी बेचना, लकड़ी बेचना, उसके पत्ते बेचना, ये सब चीजें, क्या वो बेयरर प्लांट होंगे? क्या वो बेयरर प्लांट होंगे? कितने लोग कह रहे नहीं होंगे? ऑनलाइन वालों कितने लोग कह रहे सर होंगे? नहीं सर, वो बेयरर प्लांट के लिए जरूरी है कि उसको हमारा मकसद प्लांट को इटसेल्फ बेचना ना हो। वहां पर जो हम दरख्त बेच रहे हैं वो काट कर जैसे भी बेचे हम दरख्त, तो वहां पर अपने का बेयरर प्लांट का मकसद ही यही है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहा हो। जो सर हमने कहा दरख्त कर रहे हैं वो बेयरर प्लांट, वो जिंदगी भर क्या रहेंगे, बायोलॉजिकल एसिड, और जब वो कट गए वो बन जाएंगे इन्वेंट्री। जब कट जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, तो बेयरर प्लांट के लिए चाहो तो लिख लो फलदार दरख्त, सही, फ्रूट वाला दरख्त, या जिसका कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता हो। अगर एक दरख्त हमें फल नहीं देता तो हमने कहा इसका मतलब है कि हम उसको क्या करेंगे, हमने कहा देखें सर दरख्त की भी हम कदर नहीं करते, अगर फल नहीं देता तो इंसान क्या है ना सर। तो हमने कहा तो इसलिए हमें याद रखना है सर, अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो अगले को कोई ना कोई फायदा देना है। आर वी क्लियर? क्रिस्टल वाले सही है सर। आए सर आए, अब हमने कहा इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं और फिर पढ़ेंगे इनिशियल मेजर में। कितनी क्लासें चलेगा सर ये टॉपिक, ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह अगर 4 क्लासें लगातार हुई और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक तो ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, IFRS वो चलेगा 6 से 7 क्लासें, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम कुछ देखेंगे क्या करना है। आए सर आए। हाय दुनिया है जन्नत थोड़ी है ना सर। एमसीक्यू नंबर 1, इसके एमसीक्यू में फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं एमसीक्यू से उसने ट्रू एंड फॉल्स बना दिए थे, है ना सर। एमसीक्यू नंबर 1, टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज IS 41 एग्रीकल्चर अप्लाई? इनमें से किस किस के ऊपर IS 41 अप्लाई होता है?
A change in the fair value of herd of animals, जानवरों का गुत्था है ना सर, relating to the unit price of animal, हमने कहा एनिमल्स पे तो अप्लाई logs held in a wood yard, इसका उर्दू में मतलब क्या हुआ सर? हमने कहा लकड़ियों के गट्ठे जिसको कहते हैं वो पड़े हुए गोदाम, क्या उनके ऊपर अप्लाई होता है? वो हमने कहा दरख्त अगर वुड है वो कट के क्या बन गए? इन्वेंट्री। farmland which is used for the cost of developing a new type of crop seed which is resistant to tropical, कौन सा अप्लाई होगा डी के ऊपर? फोर्ड के ऊपर कौन सा आई अप्लाई होगा? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप, IS 38 अप्लाई होगा, है ना सर? तो हमने कहा ये तो हो गया क्लियर। फिर आते हैं, इसका सही जवाब क्या है? बीटा, वन ओनली। 2 IS 41 should be applied to account for the following when they relate to agricultural activity: biological asset, agriculture produce at the point of harvest, or certain government grants related to agricultural, intangible assets related to agricultural activity। बताओ अल्फा, बीटा और चार्ली। हमने कहा चार्ली सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। हमने कहा सर इसको एमसीक्यू नंबर 2 को मार्क एज इंपॉर्टेंट करें, स्कोप के साथ ये छप सकता है। मजीद आगे बढ़ेंगे, IS 41 is applied to agricultural produce only at the point of harvest, only at the point of, ना बिफोर ना आफ्टर। हमने कहा कि जो है बिफोर, अब आगे आते हैं 4 का, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनटू, आए सर आए, अब आपको थोड़ी सी और गहराई में लेकर के जाएंगे। हाय सर, अब हमने कहा कि भाई बायोलॉजिकल एसिड्स में डिफरेंट चीजें आती हैं, ये तो हमें पता चल गया ना, लेकिन हमने कहा सर हर बायोलॉजिकल एसिड का यूजुअली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, यस और नो? यस सर, हमने कहा हर बायोलॉजिकल एसिड का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। हमने कहा सर भैंस बायोलॉजिकल एसिड, दूध एग्रीकल्चर, आइसक्रीम, आइसक्रीम हमने कहा मजीद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, अब वो इन्वेंट्री बना के बेचने कुछ भी करें, सही है सर? हमने कहा चीज, चीज क्या होगी? वो भी इन्वेंट्री। दूध के ऊपर की मलाई, सर इन्वेंट्री, सही है सर? आए थुम्बा, थुम्बा शीप बायोलॉजिकल एसिड। थुम्बे के बाल, वो देखा ना कभी वो नाई को बुलाते हुए एक साथ, थुम्बे के बाल क्या होंगे? थुम्बे के बाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे या इन्वेंट्री? कितने लोग करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? कितने लोग कह रहे हैं दुम्बे के बाल सर वो इन्वेंट्री है? ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? भाई देखिए बाद में तो हर एक को इन्वेंट्री बनना होता है। एक बच्चा कह रहा है दूध, सही है सर, मतलब दूध भी इन्वेंट्री बन जाता है भाई, सही है, लेकिन हमने कहा पहले तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सूरत में वो जन्म लेता है ना सर। तो मुझे बताएं दुम्बे के बाल कितने लोग कह रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? हाथ उठाएं, कितने लोग कह रहे हैं इन्वेंट्री?
सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, भाई भुप्पे के जिस्म पे जब तक बाल लगे हुए हैं ना, वो क्या है? एग्रीकल्चरल, जिसको हम क्या कहते हैं? वूल। क्या कहते हैं सर? अब तुमने बाल उसके जिस्म से उतरवा दिए, अब वो क्या बन गए? हमने कहा वो बन गए। तो सर ये तो हमने कहा कि सर अजीब से आइए से जो भी ये पढ़ना तो है ना सर। तो हमने कहा आज के बाद से आप गाय बकरों को अलग नजर से देखेंगे। आए, तो हमने कहा सर आए, अब आपको जरा बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, पेज नंबर 3 पे आ जाए। पेज नंबर 3 पे इसने कहा हुआ है इलस्ट्रेशन। जी जी, इसी illustration further examples page number 3 of 21। सर क्या कह रहा है ये शख्स हमसे? एग्जाम्पल दिए, बायोलॉजिकल एसिड क्या है? शीप है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? वूल। और हमने कहा प्रोसेसिंग के बाद क्या बनता है? यार्न कारपेट। ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन, इसके बाद हमने कहा ये टिम्बर प्लांटेशन में है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेल ट्रीज और इससे लॉक्स बनता है। सही है। डेयरी केटल, जानवर गाय भैंस है, वो बायोलॉजिकल एसिड है, उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? मिल्क है। मिल्क को प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा? चीज। कॉटन प्लांट्स, ये प्लांट बायोलॉजिकल एसिड है। हार्वेस्टेड कॉटन एग्रीकल्चरल, उसके बाद आप उससे बना रहे हैं थ्रेड। इसी तरीके से शुगर कैन, उसको आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो हार्वेस्ट के टाइम पे वो हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। टोबैको प्लांट्स है, टी बुशेस है, फ्रूट ट्रीज हैं, ऑयल पाम, और हमने कहा रबर ट्रीज। ये चीजें हैं इनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं। तो सर इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट करें, एक आध नंबर का एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है। सर मुझे बताएं, सर मुझे बताएं, एसीसी में एक दफा एक सवाल आया कि बताओ अंगूर क्या है और शराब क्या है? वो उनके मुल्क में तो जायज है ना। सवाल आया कि अंगूर और शराब, तो हमने कहा अंगूर क्या है? एग्रीकल्चरल, और शराब हमने कहा इन्वेंट्री में जाएगी। सही है सर। आए सर आए, हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू नंबर 5। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर आईएएस 41, एग्रीकल्चर और नॉट। पेज नंबर 12, इनमें से कौन सा अप्लाई होगा? जल्दी बताओ। हमने कहा ऑल थ्री, या डेयरी केटल और मिल। फिर कह रहा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एमसीक्यू नंबर 6 को मार्क एज इंपॉर्टेंट करो। 5 का आंसर है बीटा। सही है। डेयरी केटल एंड मिल्क ओनली, हमने कहा बेसिकली ये आईएएस 41 में आएंगे बात। एमसीक्यू नंबर 6, agricultural activity covers a diverse range of activities. For example, raising livestock, livestock को जो है सर आपने कहा पालना। फॉरेस्ट्री, सही है सर, दरख्त शरख उगाना देखना। एनुअल और पेरेनियल क्रॉपिंग, आपने कहा जो है क्रॉप्स वगैरह को काटना, उनकी देखभाल, सब कुछ। कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशंस, फूल वगैरह को कल्टीवेट करना, प्लांटेशंस। और फूड प्रोसेसिंग, तो हमने कहा इसके अंदर क्या चीजें आएंगी? 1 2 3 4, ये सारी हम करते हैं सेल एग्रीकल्चर एडिशनल के लिए। लेकिन हमने कहा आगे अगर आप दूध से चीज बना रहे हैं तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। चले सर, हमने कहा an active market is a market when all of the following conditions, items traded are within the market are homogeneous, willing buyers, prices are
अवेलेबल टू दी पब्लिक, मार्केट ट्रेड्स एवरीडे। हमने कहा 1 to 4 इसके अंदर नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। सही है सर के जो है आए। तो बेटा 7 का आंसर है चार्ली और 6 का आंसर था डी। आए सर आए। अब हमने कहा ये तो पढ़ लिया बायोलॉजिकल एसिड क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, यहाँ तक सब क्रिस्टल वाले क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सर इसको मेजर किस पे करना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजर किस पे करना है भाई, बायोलॉजिकल एसिड तो है, अब उसको मेजरमेंट किस पे करनी है ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। और आज की क्लास में फिर हम IS 41 को ऑफ करेंगे, फिर नमाज का ब्रेक लेंगे और IS 10 के आपको दूंगा बेसिक्स। ऐसा ही है सर। तो आए सर, अब हम आएंगे यहाँ पर, देखो दो चीजें, बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इनके बारे में पढ़ना है, किस पे मेजर करना है। ग्रांट्स तीसरी चीज थी, वो हम पढ़ेंगे बाद में। बाकी हमने कहा बेयरर प्लांट किसके हिसाब से डील होंगे, 16 के हिसाब से डील हो रहे होंगे। लैंड किसके हिसाब से होगी, 16। तो आए सर, अब हम पढ़ेंगे इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स। मुस्कुराते हुए सर ये आइए हो जाएगा। IS 38 का MCQ कितने लोगों ने शुरू कर दिया, असाइनमेंट कितने लोगों ने शुरू कर दिया, कल करोगे, तुम्हारे के दिन छुट्टी होती है तो पढ़ते हो। IS 38 का असाइनमेंट बेटा हैंड आउट में पीछे गिवन है, अच्छे सवाल हैं। नहीं सर, IS 10 वाली चीज होगी वो सबने नहीं लेनी, जो इस अटेम्प्ट में ऑडिट का पर्चा दे रहे हैं उनको तो लेनी जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम्हें कवर करवाऊंगा। और हमने कहा जो ऑडिट का पेपर इस अटेम्प्ट में नहीं दे रहे वो, और मैं आपको लिख के दे दूं, बहुत सारे ऑडिट वाले भी चले जाएंगे, क्योंकि सर मैच भी है ना अभी 5:30 शुरू हो जाएगा। 5:30 या टास है, टॉस हो गया। आए सर, हम आते हैं इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। क्या आज पकड़ और शर्जील ओपन करेंगे, इसको ट्राई करवाना चाहिए नहीं, ताकि फिर आप देखें ना 10 रन पे 2 आउट। हाय सर, इनिशियल मेजरमेंट, बायोलॉजिकल एसिड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। Their value less cost to sell. Subsequent measurement, biological acid, इनिशियल मेजरमेंट दोनों की होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा है बायोलॉजिकल एसिड। ऐसा क्यों लिखा है, तेज हो गया लड़का, आज तो वैसे ही तेरा दिमाग ज्यादा ही चल रहा है।
कर लिया कॉपी। फिर काट पे लगा दिया। चले सर, हमने कहा सबकी तवज्जो इधर। सर हमने कहा बायोलॉजिकल एसिड हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, इनिशियली किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू लेस। सब्सिक्वेंटली किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू लेस। सर यहाँ पर इनिशियली भी मेजर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू लेस। अब एक सवाल है, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा होता है और उसके बाद क्या बन जाता है? इन्वेंटरी बन जाता है। सब्सिक्वेंट वाला स्टेज तो उसका आता ही नहीं है। ऐसा ही है सर। तो हमने कहा इनिशियली भी किस पे होगा और सब्सिक्वेंटली भी बायोलॉजिकल किस पे होगा। अब सर हमने कहा ये फेयर वैल्यू क्या चीज है? व्हाट इज फेयर वैल्यू? हमने कहा फेयर वैल्यू क्या मार्केट वैल्यू है? यस सर, फेयर वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जो एक्टिव मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। ऐसा ही है। लेकिन हमने कहा आप सबकी तवज्जो इधर, मेरा बच्चा पढ़ाऊंगा भी अभी। सर यहाँ पर जो कॉस्ट टू सेल है ना, ये कॉस्ट टू सेल आप पहले भी सुन चुके हैं। किसमें? इम्पेयरमेंट में सुना है ना सर? इसी तरीके से आपने किसमें सुना है? इन्वेंट्री में भी सुना है, एनआरवी में ना सर, है ना सर? वहां पर भी आपने ये चीजें सुनी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। आईएस ने इसके लिए वर्ड यूज किया अल्टीमेट सेलिंग कॉस्ट। मैंने इसको आसानी के लिए क्या कह दिया? कॉस्ट टू। आईएस ने कहा अल्टीमेट सेलिंग कॉस्ट। अब सुनिएगा, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में ये जो एरिया है ना, ये अभी तक मैंने कहा ना बहुत ज्यादा अनटैक्स्ड है। क्या टैक्स है? हुकूमत इतनी जोर दे रही है, पता नहीं कोई इनको क्यों नहीं समझाता कि भाई यहाँ पर टैक्स लगाओ। सही है। यहाँ पर मतलब मंडी में लोग जानवर लेने से फाइबर घुसेगा, नॉन फाइबर मंडी में जानवर लेने नहीं जा सकता। जानवर के ऊपर लगाओ सेल्स टैक्स, है ना सर? जानवर के ऊपर आप लगा दे सेल्स टैक्स। अपने जो है एफबीआर को चाहिए कार्गो फैला दे और वो कार्गो मंडी में फैल जाए, जहां देखे कोई सौदा हो रहा है भाई कितने का, वो उसके ऊपर टैक्स दे। सही है सर? सही है सर। तो हमने कहा 1000 रुपए तो चाहिए होंगे सर। सही है सर। हमने कहा ये। अब मुझे बताएं, शहर में जगह जगह दूध की दुकान है ना सर? आप जाए मिल्क पैक लें और आप जाए सादा दूध लें, लेकिन आपको सादे दूध के ऊपर टैक्स नहीं देना। लेकिन सर हुकूमत इस तरफ तवज्जो ही नहीं करती। करनी चाहिए ना सर, बेसिक नीड्स है। सही है सर। आए सर आए, अब आगे आते हैं सर। कुर्बानी के जानवरों पे तो लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते इसमें मतलब जब खरीदने वाला दे रहा है भाई। आए सर आए, हमने कहा इबादत है। इबादत मतलब आप देखिए सर, आप सोच, मैं ₹1,00,000 की गाय खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर 10,000 का टैक्स। कितने लोग देंगे? ऑनलाइन वाले डीलर तो मना करें सर, हम जानवर के ऊपर टैक्स नहीं देंगे।
सर नहीं दे सकते। अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि मेरे टैक्स का पैसा सही जगह जा रहा है। सही है सर। अब आ जाए, इधर आ जाए। हमने कहा पाकिस्तान को छोड़ते हैं, दुनिया भर में। अब सर दुनिया भर में ये कारोबार कैसे होता है? हमने कहा दुनिया भर में अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह है तो उनसे पूछिएगा कि सर इस तरीके का जब होता है ईद के लिए भी अगर आप जानवर लें तो खास तौर पे यूरोप साइड पर, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। वहां पर अगर आप जानवर लें तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। आप मुझे बताएं, लेने वाले को भी देना होता है और बेचने वाले को भी देना होता है। बेचने वाला अगर टैक्स पे कर रहा है हुकूमत को, तो क्या वो कॉस्ट टू सेल है? बेचने वाले को हुकूमत को टैक्स देना है, बिल्कुल ऐसा। हमने कहा भाई उसको टैक्स देना है हुकूमत को, उसकी कॉस्ट टू सेल। अब आए दूसरी चीज, ये लड़के अच्छे से इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, खातन भी कर पाएंगे, तो अगर समझ लगे पहले आप कभी रश के टाइम पे, मतलब मंडी में जब आपने कहा मारा मारी चल रही है, आखिरी वीकेंड है, मंगल बुध को ईद है, आप हफ्ते की रात को गए हुए हैं और आवाज लग चुकी है कि मंडी में जानवर कम है, ऐसे टाइम पे कभी आप गए मंडी? अब आपने देखा होगा कि सर मंडी में जानवर कम होते हैं, उस टाइम पे एक जानवर के ऊपर 2-3 खरीदार होते हैं, सही है। अब ऐसे में आपका एक बंदे से सौदा चल रहा है ₹1,00,000 की गाय का, और गाय वाला कह रहा है 1,10,000। पीछे से एक आदमी आएगा जिसको ना जान ना पहचान, को कहेगा भाई बेहतरीन गाय है तो 1,10 में भी, मतलब 1,10 में भी ले लो आप, मतलब पीछे जानवर है नहीं, मैं देख कर आया हूँ। ऐसे लोग कभी टकराए? अब ऐसे लोग टकराएं तो वो बेसिकली कमीशन एजेंट होते हैं। जो गाय वाले होते हैं ये उनके कौन होते हैं? ये सोराब बोर्ड में कभी कभी आप चले जाए मजीद वगैरह, उधर तो बहुत है सर, क्योंकि उनका तो 12 महीने का काम है ना सर। तो वो कहते हैं भाई ये जानवर बहुत अच्छा मिल रहा है, 1,10 में भी, आगे तो ऐसा है 1.5 लाख में मिल रहा है। उसने आपको कहा कि भाई ये ले लो जानवर, और आपने ये जानवर ले लिया 1,10 में। आपको गाड़ी तक वो छोड़ के आएगा, आपसे मिठाई के पैसे ले लेगा, और फिर आगे आपके गाय वाले को बोलेगा मेरा कमीशन, तेरा जानवर मैंने 1,10 में, और अगली पार्टी तो 1,00,000 से ज्यादा, तो चल भाई 2,000 रुपए मुझे दे। तो वो जो 2,000 रुपए है वो गाय वाले के लिए कॉस्ट टू सेल में आएंगे। यस सर, गाय वाले के लिए कॉस्ट टू सेल में आएंगे। आर बी क्लियर? अब हमने कहा सुनिएगा, एक बड़ा कॉमन सी एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल में आएगी। कितने लोग कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल में आएगी? कितने लोग कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगी? सर सब जगहों पे आएगी। यहाँ पर आप गाय लेने जाते हो, गाय खरीद लेते हो, तुम्हारे घर तक का किराया तुम देते हो, गाय वाला देता है? हम देते हैं सर, गाय वाला। तो सर अब सुनिएगा, इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर कॉस्ट टू सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती। इस बिजनेस में, रुक जा, इस बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट टू सेल में नहीं आती, क्योंकि जो खरीदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जानवर को अपनी जगह तक लेकर जाना। अब सवाल आया कि सर पंजाब से जानवर लेकर आया रहा है सिंध, है ना सर? कौन सी दो शहरों का जानवर मौजूद है? भावलपुर और साहिवाल, है ना सर? साहिवाल और भावलपुर का जानवर है। अब गाय वाला कह रहा है, अब गाय, सुनो सुनो सुनो, गाय वाला कह रहा है भावलपुर और जो है साहिवाल से मैं भाई जानवर लेकर आया हूँ पंजाब से पट्टी तक, है ना सोलापुर। कराची वाला पागल है, सच बता रहा हूँ। जितना मैं ईद के, मैं जूनियर में था तो मैं महीने के 10 दिन लाहौर में होता था। तो सर पंजाब में वो क्रेज नहीं होता ईद उल अजहा का जो कि कराची में होता है। मेरे ख्याल में शायद पूरे पाकिस्तान में वो क्रेज नहीं होता। कराची में तो हमने कहा कि सर जो एक मेला लगा होता है ना, सही है सर,
हम आप दुनिया तक चले गए सर हमारे। मैंने सही कह रहा है सर। तो मेरे दोस्त बाहर है ना, वो भी यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान से ईद उल अजहा में जाना सही है सर। तब हमने कहा अब सुन लें सर, अगर पंजाब से मैं जानवर लेकर के आ रहा हूं कराची, तो अब सर जो उसकी कॉस्ट होगी, क्या उसको मैं कॉस्ट टू सेल में शामिल करूंगा? नहीं। आईएएस कहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट टू सेल में, लेकिन सर मेरी तो कॉस्ट हो गई, तो हाँ भाई कॉस्ट इनकर हो गई, एक्सपेंस आउट करो। कॉस्ट इनकर, इसको तुम क्या करोगे? तुम्हें मेजर किस पे करना है? फेयर वैल्यू लेस और कॉस्ट टू सेल में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी। याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर तुम्हें मंडी तक जाना, जानवर लाने की भी आ रही है, उसको क्या कर दोगे? तुम्हें मेजर किस पे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। बाकी भाई उसने कहा जानवर का चारा भी उसको भी तो बना दे कॉस्ट। सही है सर। तो हमने कहा इसकी मेजरमेंट बड़ी सिंपल है। जानवर तुमने जब भी लिया है, इस पे मेजर करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहाँ पर एक बात कहूंगा, पढ़ेगी उसको बुद्ध की क्लास में, कि यहाँ पर हो सकता है मैंने जानवर 1 लाख में लिया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो 95,000, तो मैं किस पे मेजर करूंगा? 95,000 पे। 1 लाख पे भी मेजर। तो सर आज की क्लास को यही तक रखते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं आईएएस 40। हमने कहा जहां जहां लिविंग एनिमल प्लांट की बात आएगी, हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? लेकिन हमने कहा 2 तरह के उस पर नहीं जाएंगी, एक वो जमीन जिसपे एग्रीकल्चर, और हमने कहा आइए इंटेंजिबल रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड। पिछले का बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है? लिविंग एनिमल और प्लांट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एसिड का आउटपुट, जैसे दूध, जैसे फ्रूट। सही है सर। और फिर हमने कहा जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटैच हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? इन्वेंटरी में शुमार। सर फिर कॉन्सेप्ट आया बेयरर प्लांट। व्हाट इज बेयरर प्लांट? प्लांट ग्रो हो रहा है, बायोलॉजिकल एसिड ग्रो हो गया, अब दरख्त बन चुका है, मजीद ग्रोथ पॉसिबल कहां चले जाएगा? हमने कहा ट्री में चले जाएगा। कहां चले जाएगा? ट्री। और ट्री क्या हो जाएगा? आईएएस 16। बायोलॉजिकल एसिड हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, इनिशियली किस पे मेजर करेंगे? सब्सिक्वेंटली बायोलॉजिकल एसिड होगा, उसको इसी पे मेजर करेंगे। सर कौन सी कॉस्ट कॉस्ट टू सेल में नहीं आती? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट टू सेल का हिस्सा हम मिलेंगे बुध को। पहला रमजान मोस्ट प्रोबेबली होगा। अगर रमजान हुआ तो सुन लो, क्लास होगी 2:45 बजे, जोहर की नमाज के 2:45 से 3:45, 1:30 बजे ऊपर जमात होगी, आएंगे हम नमाज पढ़ेंगे सर। या आप अपने एरिया से 1 बजे की नमाज, सब नमाज सभी पढ़ेंगे ना सर? अभी नहीं पढ़ेंगे असल, लेकिन रोज पढ़नी है ना सर, आज भी पढ़ेंगे। और अगर रोजा नहीं हुआ तो भी सर हमारी क्लास का टाइम यही होगा। वजह ये है कि सर तरावी का टाइम होता है, मगरिब के बाद आपको खाना खाना होगा, फिर तरावी अगर पढ़ेंगे तो है ना सर। तो हम 2:45 बजे मिलेंगे। बेटा वो मजहर मिस साइमा से मैं बात कर लूंगा, बुध तो उनकी क्लास नहीं होती ना। ठीक है चले, ओके, अल्लाह हाफिज। सब्सिक्वेंटली मेजर होगा ईमान, अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। जी वो है।